बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रूव बाय कंट्राडिक्शन को पढ़ेंगे और एक एग्ज़ाम्पल की मदद से हम देखेंगे कि प्रूव ऑफ कंट्राडिक्शन है क्या। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमने ये बात प्रूव करनी है कि जो रूट 2 है या जो स्क्वायर रूट 2 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने से पहले हम कुछ दो डेफिनेशंस को देखेंगे जो इसको प्रूव करने के अंदर यूज़ होंगी। तो उन दो डेफिनेशंस को या दो कॉन्सेप्ट्स को अगर हम क्लियर कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये प्रूव करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है। ये पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हमने नोटेशन पढ़ी है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि A डिवाइड्स B, या फिर हम इसे पढ़ते हैं B इज़ डिविजिबल बाय A। तो अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक इंटीजर C एग्जिस्ट कर रहा है जो इस तरह से होगा B इज इक्वल टू A C। अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम B को लिख सकते हैं B इज इक्वल टू ए सी, और ये C क्या होगा, कोई हमारे पास इंटीजर होगा। अब हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि ये B इज इक्वल टू ए सी बेसिकली है क्या। अब जैसे हमारे पास आ जाता है 2 डिवाइड्स 4, जो 2 है ये 4 को डिवाइड करता है, बिल्कुल डिवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, 2 1 द 2 2 द 4, ये हमारे पास क्रॉस आ गया। अब यहाँ पे जो 4 है ये हमारा B है और जो 2 है ये हमारा A है। तो फिर वो इंटीजर C कौन सा होगा, C फिर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो देख लें 4 को हमने क्या लिख लिया, 2 टाइम 2, मतलब अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो B हमारे पास 4 था, A हमारे पास 2 था, तो वो जो इंटीजर C था वो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। इसके बरअक्स अगर हम इस बात को देखें, क्या 4 2 को डिवाइड करता है, तो 4 2 को डिवाइड नहीं करता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2/4, और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास C है वो एक इंटीजर होना चाहिए, और अगर हम इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करके इसको लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 टाइम 1/2। लेकिन यहाँ पे हमने एक बात की है कि ये जो C होगा ये हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/2 आ गया है, और 1/2 तो इंटीजर नहीं होता, ये तो एक रैशनल नंबर होता है। तो इस वजह से ये फिर यहाँ पे डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती। तो जो 4 है ये 2 को डिवाइड नहीं करता। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए कि A B को डिवाइड कर रहा है, तो इससे अगली जो बात होगी वो हमारे पास ये होगी कि B किसके बराबर होगा, A C के बराबर होगा। ये डेफिनेशन को हमने यहाँ से यहाँ यूज़ करना सीखा। अब इसका रिवर्स भी आपको आना चाहिए। अगर B इज इक्वल टू A C हो तो इसका मतलब ये है कि जो A है वो भी B को डिवाइड कर रहा है और जो C है वो भी B को डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम के अंदर हमारे पास इस तरह से एक सिचुएशन आएगी और हम रिवर्स डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि जो A है वो भी B को डिवाइड कर रहा है, जो C है वो भी क्या कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है, और उस डिवाइड के नतीजे के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर आएगा। तो डेफिनेशन को यहाँ से यहाँ इस्तेमाल करना और फिर इसका रिवर्स इस्तेमाल करना ये आपको आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर के। अब देखें, हमने रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जबकि P और Q हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, और जो Q होता है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। ये हमने एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं 9वीं 10वीं से 11वीं 12वीं की क्लास के अंदर हमने इस डेफिनेशन को पढ़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन को थोड़ा हम एडवांस करेंगे। वो कैसे एडवांस करेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास आ गया √4 ओवर लेट्स सपोज 5 आ गया।
तो क्या ये रैशनल नंबर है? हमने इस बात को भी रटा हुआ है कि जहाँ पे रूट आ जाएगा वो नंबर इररेशनल होगा, वो रैशनल नहीं होगा। जैसा कि हमारा प्रूव भी है कि प्रूव करो कि रूट में 2 है और ये एक इररेशनल नंबर है। लेकिन हमें रैशनल नंबर या इररेशनल नंबर के बारे में बताने से पहले उसकी लोएस्ट फॉर्म को बनाना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है √4/5, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे क्या इसके अंदर कुछ कटिंग हो सकती है, कुछ ऑपरेटर ऑपरेट हो सकता है। उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। अब मिसाल के तौर पे ये √4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है और 2/5 आ गया। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये 2/5 लिखा हुआ है और ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। P और Q इंटीजर हैं और नीचे 0 भी नहीं है, तो इस डेफिनेशन को ये पूरा फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ से एक बात ये समझ आ गई कि कोई भी नंबर के बारे में बताने से पहले कि वो रैशनल है या इररेशनल है, हमें उसकी लोएस्ट फॉर्म को बनानी पड़ेगी। अब इस लोएस्ट फॉर्म को मज़ीद हम एक दो एग्जांपल की मदद से देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाता है, लेट्स सपोज आपके पास आ जाता है 25/10। लेट्स सपोज ये आपके पास आ गया 25/10। तो ये जो 25/10 है ये बिल्कुल रैशनल नंबर है, डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। P/Q की फॉर्म में है, P Q इंटीजर हैं, 25 भी इंटीजर, 10 भी इंटीजर और Q नीचे 0 भी नहीं है, बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। लेकिन हम इसकी लोएस्ट फॉर्म बनाते हैं। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि हम इसको थोड़ी कटिंग कर लेते हैं, जैसे 5/5 और 5/2 तो देख लें हमारे पास क्या आ गया, 5/2 आ गया। ये देख लें हमारे पास क्या आ गया, 5/2 आ गया। तो 5/2 भी हमारे पास क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो हमने किसी भी नंबर को रैशनल बताने से पहले उसकी लोएस्ट फॉर्म को बनाना है। तो जब हम लोएस्ट फॉर्म को बनाएंगे तो फिर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट नज़र आ जाएगा, और वो रिजल्ट ये होगा कि अब हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 2 है, या इस केस में 2 और 5 है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास P क्या आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास Q क्या आ गया, 5 आ गया। अब आप देखें कि P को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। P को यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ, P को 2 खुद भी डिवाइड कर रहा है और 1 डिवाइड कर रहा है। 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, ये बात हमें पता है। P को 2 डिवाइड कर रहा है और P को 1 डिवाइड कर रहा है। अब Q को देख लें, Q को 5 डिवाइड कर रहा है और Q को 1 डिवाइड कर रहा है। तो अब P और Q को अगर हम देखें तो P को 2 और 1 डिवाइड कर रहे हैं, Q को 5 और 1 डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ये मैप कर देंगे कि इन दोनों का जो कॉमन डिवाइज़र है वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है और 1 5 को भी डिवाइड कर रहा है। वर्ड के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, कॉमन डिवाइज़र। तो इनका जो कॉमन डिवाइज़र है वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 और 5 हैं, इस नोटेशन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, GCD कहते हैं इसे। 2 और 5 का जो GCD है या कॉमन डिवाइज़र है वो हमारे पास क्या है, 1 है जी। GCD का मतलब होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जो दोनों को डिवाइड करता है। चूंकि इनका कॉमन डिवाइज़र है ही एक है, तो फिर वो GCD भी यही होगा, सबसे बड़ा भी यही होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आ गया 2 और 5 का 1। तो ऐसे नंबर्स जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 हो वो को प्राइम भी होते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है हमारे पास, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हमने जस्ट अपने मतलब की बात निकालनी है, और मतलब की बात ये है कि रैशनल नंबर वो नंबर होगा जिसमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 हो, उसका कॉमन डिवाइज़र क्या होगा, 1 होगा। अब आप इस केस के अंदर भी देख लें, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 और 2 है, P 5 है, Q 2 है, तो यहाँ पे भी GCD हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जब हम नंबर्स की इस बटे के फॉर्म के अंदर या डिवीजन की फॉर्म के अंदर जो नंबर होंगे, जब हम इनकी लोएस्ट फॉर्म को बनाएंगे तो हमारे पास जो कॉमन डिवाइज़र आएगा वो 1 आएगा, जो GCD आएगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन ये निकल आई कि रैशनल नंबर
पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लेकिन पी और क्यू आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का यहाँ पे मतलब ये है कि उनका जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 होना चाहिए जी। तो रैशनल नंबर की हमने एक और नई डेफिनेशन बना ली और वो ये होगी कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे, जबकि पी और क्यू क्या होंगे, दो इंटीजर होंगे। और साथ में एक और बात आ जाएगी कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड जो पी और क्यू का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन आ गई कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, पी और क्यू इंटीजर होंगे, क्यू 0 नहीं होगा। और इसमें हमने इजाफा क्या कर लिया कि पी और क्यू का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो 1 होगा। तो रैशनल नंबर के केस के अंदर पी और क्यू का जो जीसीडी होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो आए हम अपना जो प्रूव है कि जो √2 है ये एक इररेशनल नंबर है, इसको बाय कंट्राडिक्शन से करते हैं। तो सबसे पहले प्रूव बाय कंट्राडिक्शन को समझ लें कि प्रूव बाय कंट्राडिक्शन ये होगा कि हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी हम उसकी फॉल्स पोजीशन ले लेंगे, मतलब उसका नेगेशन ले लेंगे। तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो ये है कि √2 जो है ये एक इररेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि जो √2 है ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सपोज ऑन कॉन्ट्रैरी जी, सपोज ऑन कॉन्ट्रैरी √2 इज एन रैशनल। जी, हमने क्या सपोज कर लिया कि जो √2 है ये क्या है, रैशनल है। अब इसका दूसरा स्टेप ये होगा कि हम इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएंगे, हम इसके ऊपर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो हमने सपोजिशन ली है ये रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है कि जो √2 है ये हमने सपोज तो कर लिया कि ये रैशनल है, लेकिन आफ्टर सम मैथ ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को मैच नहीं करेगा। तो फिर हम कहेंगे कि बाय कंट्राडिक्शन जो हमने कंट्राडिक्शन ली ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो कुछ इस तरीके से प्रूव को कंट्राडिक्शन की मदद से हम करते हैं। तो सपोज ऑन कॉन्ट्रैरी √2 इज एन रैशनल नंबर। तो अगर रूट रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है, √2 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया कि √2 किसके बराबर आ जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जबकि पी और क्यू क्या होंगे, कोई इंटीजर्स होंगे। पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और क्यू क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये आपने रैशनल नंबर की यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी कि रैशनल नंबर वो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा वर्क करेंगे तो हमारे पास पी किसके बराबर आ जाएगा, पी हमारे पास बराबर आ जाएगा √2 और क्यू के बराबर आ जाएगा। और अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको आप इसका नाम दे दे, 1 का नाम दे दें। इसको आप इसका नाम दे दें, 1 का नाम दे दें। अब यहाँ पे आप देखें कि P और Q इंटीजर हैं तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। मिसाल के तौर पे P हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, Q हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर 100। मतलब ये दोनों इंटीजर हैं तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। अब यहाँ पे आपने डिविजिबिलिटी को डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है, और वो किस तरह इस्तेमाल होगी कि 2 जो है ये पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बिकॉज जब 2 इधर आएगा तो पी स्क्वायर ओवर 2 का आंसर है क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है। वही जो मैंने बताया था कि बी इज इक्वल टू ए सी, तो सी क्या होगा, हमारे पास इंटीजर होगा। तो यहां से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया कि जो 2 है ये पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। या अब इसको आप लिख भी सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, कि 2 जो है ये पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है। ये हमारे पास एक नंबर थ्योरी के अंदर रूल है कि अगर मिसाल के तौर पे 3
डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो इसका मतलब है कि 3 उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे 3 डिवाइड कर रहा है 9 को, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका मतलब है 3 को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हम अगला रिजल्ट ये निकाल लेंगे कि दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स, जो 2 है ये किसको डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। तो इसका यहाँ पे मतलब ये होगा कि इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर 2 डिवाइड्स p, या p इज डिविजिबल बाय 2। अब अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो इससे अगली बात क्या आएगी हमारे पास, वो हमारे पास ये आ जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2 टाइम, आप इसको c1 का नाम दे दें, और c1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा जी। यहां से ये वाली बात हमने कैसे लिखी है कि 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी को यूज किया। यहाँ पे मैं नोट भी करवा देता हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2c1। इसको आप 2 का नाम दे दें, इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और आप पुट कर दें, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह क्या आ गया 2c1, तो ये क्या आ गया 2c1 का यहाँ पे क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये 2 इस एक स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम c1 का स्क्वायर। c1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीजर है। अब आप यहाँ से रिजल्ट निकालें कि जो 2 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे 2 जो था वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। 2 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसी तरह 2 फिर q को भी डिवाइड करेगा, अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगेन जैसे 2p को डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पे भी अगेन क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को यूज करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 टाइम, आगे c1 इंटीजर लिया था, अब आप क्या कर लें, c2 इंटीजर ले लें, और c2 भी क्या होगा हमारे पास, इंटीजर होगा। तो यहां से अब हमारे पास आप देखें कि q इज इक्वल टू 2c2, तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल रहा है, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आप यहाँ पे देखें कि 2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, और यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल रहा है कि 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 होगा ये p और q का कॉमन डिवाइजर होगा। तो दिस इंप्लाइज 2 इज कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q, कि जो 2 होगा ये p और q का कॉमन डिवाइजर होगा। और हमारे स्टेटमेंट लेट क्या की हुई है कि जो √2 है ये एक रैशनल नंबर है। तो अभी मैंने लेक्चर के शुरू के अंदर आपको जो डेफिनेशन बताई थी रैशनल नंबर की, उसके मुताबिक रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 हो। लेकिन यहाँ पे जो p और q का 2 कॉमन डिवाइजर आ गया, इसी तरह 1 भी जो है इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q है, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। तो अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, p और q का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, जाहिर बात है 1 भी कॉमन डिवाइजर, 2 भी कॉमन डिवाइजर, इन दोनों में से बड़ा कॉमन डिवाइजर क्या है, 2 है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि जो p और q है इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 2 है, लेकिन जो रैशनल नंबर होता है उसमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है वो 1 होता है।
तो इसका मतलब ये है कि दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। मैं यहां से इसको रेज कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं आगे, दिस इज ये थ्योरम आगे यहां से यहां आ जाएगा, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन कहां से आई है कि √2 को आपने रैशनल नंबर लिया था, लेकिन यहां पे तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन फुलफिल ही नहीं कर रहा। ये हमने इसके ऊपर आफ्टर सम मैथ यहाँ पे तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन फुलफिल ही नहीं हो रही, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने सपोज किया था √2 रैशनल नंबर है, ये गलत सपोज किया था। इसका मतलब ये है कि जो √2 होगा ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा जी। इस तरह से जो हम किसी स्टेटमेंट का या थ्योरम का प्रूव करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, कि हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं उसकी नेगेशन, लेकिन आफ्टर सम मैथ हमारे पास वो उसी की क्या कर देता है, जो हमने सपोजिशन की है उसी की नफी कर देता है। तो फिर हम कहते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है। तो यहां से दिस इज कंट्राडिक्शन, तो फिर इसका मतलब है कि √2 जो है ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर के मैथ के अंदर भी इसका प्रूफ मौजूद है। और इसमें एक और मजीद बात ऐड करूंगा कि ये थ्योरम आपको इस तरह से पेपर में आ सकता है कि प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, या फिर आपको यहाँ पे आ सकता है प्रूव दैट √n इज एन इर्रेशनल नंबर, लेकिन n जो हमारे पास है वो एक प्राइम नंबर है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4 आ जाए तो फिर तो ये रैशनल हो जाएगा, क्योंकि √4 तो 2 के बराबर है और 2/1 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे ये बात भी समझ लें कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि √n इज एन इर्रेशनल नंबर, जबकि n क्या है, प्राइम नंबर है, तो फिर आपने इन्हीं स्टेप्स के ऊपर क्या कर देना है, इसका प्रूव कर देना है। बहुत शुक्रिया।